सो गाइस, इंग्लिश सीखने के लिए पहले आपको ये समझना है कि आप कौन से लेवल पे हो। आप 0 लेवल पे हो, आप मिडिल लेवल पे हो या फिर एडवांस मोड पे हो। तो चलिए इस लेवल को थोड़ा सा स्टडी करते हैं और आज इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ बेसिक्स जो कि इंग्लिश रिलेटेड है, मतलब एकदम 0 से सिखाने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए, मैं हूँ आपका मेंटर रूपा, साथ में रहिए और चलिए समझते हैं कि आपका लेवल क्या है। तो नो योर लेवल, पहले तो हमें अपना बीमारी जानना है, राइट, कि हमें बीमारी क्या है, हम कौन से लेवल पे है, तो उसी हिसाब से अपने आप को हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। सो पहले में आता है 0 लेवल। 0 लेवल, तो 0 लेवल में क्या आता है? 0 लेवल में वो लोग आता है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ रीडिंग आती है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग आती है। दे कैन ओनली रीड, ओनली रीडिंग। ये वो कैटेगरी लोग हैं जो सिर्फ रीड कर पाते हैं। मतलब इन लोगों को स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब स्पोकन इंग्लिश, दे कांट स्पीक इन इंग्लिश। इन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता है, ना ही इंग्लिश समझ में आता है, सिर्फ थोड़ा बहुत रीड कर सकते हैं। तो अगर आप भी इनमें से एक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो इन लोगों का, जो लोग ये कैटेगरी में पढ़ते हैं, इन्हें थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, मतलब इंग्लिश को अडेप्ट करने में, लेकिन कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है। तो चलिए दूसरा लेवल पे चलते हैं। ये हम लोग बोलेंगे मिडिल लेवल। अच्छा, मिडिल लेवल मतलब इंटरमीडिएट, मतलब बीच में। तो इन लोगों को क्या आता है? इन लोगों को दे अंडरस्टैंड, इन लोगों को इंग्लिश समझ में आता है। अगर कोई इन लोगों से इंग्लिश में बात करता है तो इन लोगों को इंग्लिश समझ में तो आता है, लेकिन ये लोग बोल नहीं पाता है, कांट स्पीक। ये हो गया आपका मिडिल लेवल। इन लोगों को इंग्लिश समझ में तो आता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो चलिए थर्ड वाला लेवल पे हम लोग चलते हैं, जिसको हम लोग एडवांस बोलते हैं। एडवांस मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, एडवांस मतलब सब कुछ आता है, रीडिंग, दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। अगर कोई उनसे इंग्लिश में बात कर रहा है, उन्हें समझ में भी आता है, बोल भी लेते हैं। बट यहाँ पर एक बट हमें लगाना है, तो वो बट क्या है? लेट्स सी। तो एडवांस मोड के लोग दे अंडरस्टैंड, ये लोग समझते हैं इंग्लिश, ये लोग बोल भी लेते हैं। बट आई सेड यू ना, मैंने आपको बताया कि यहां पर भी एक बट है। इस बट के बाद हम लिखने वाले हैं दे फंबल। फंबल मतलब बोलते बोलते रुक जाना, फ्लुएंसी नहीं है, हिचकिचाना, हेजिटेट करना, एक तरह का हेजिटेशन इन लोगों में होता है। सो दे फंबल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हेजिटेट। तो दोस्तों, आप लोग कौन से कैटेगरी में पढ़ते हो, ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करके बोलिए, ताकि उस हिसाब से आपका क्लास को मैं अरेंज कर पाऊं। सो देखिए, 0 लेवल में वो लोग आते हैं जो सिर्फ रीड कर पाते हैं। मिडिल लेवल में वो लोग आते हैं जो समझते तो है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। और एडवांस लेवल में जो लोग हैं, ये लोग समझते भी हैं, ये लोग बोल भी लेते हैं, लेकिन फंबल करते हैं। अ सॉर्ट ऑफ नर्वसनेस, हेजिटेशन, दिमाग में वर्ड्स नहीं आता है, वोकैब्स नहीं आता है, किसके बाद क्या यूज करना है, क्या मैं रॉन्ग तो नहीं बोल रही हूँ। मतलब जब अगला आपके सामने इंग्लिश में एकदम फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहा है, तो इधर वाला इंसान क्या हो गया? पूरा घबरा गया। तो क्या मैं उनके सामने बोल पाऊंगी? तो ये अ सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे बात करने में हेजिटेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, यही सब का इलाज हमें करना है। आप लोग
मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि ये 3 कैटेगरी के लोगों को मैं थोड़ा सा हेल्प कर पाऊं, और ये मेरा दावा है कि एक ना एक दिन आप बहुत जल्द, एक ना एक दिन नहीं, बहुत जल्द आप लोग भी इंग्लिश बोल पाइएगा। अब इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना है, तो हम चलते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप पे कि हमें करना क्या है। एवरीडे बेसिस में हम रीड कर पाते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं, अगर बोल लेते हैं तो, अगर समझ लेते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, और अगर समझ भी लेते हैं बोल भी पाते हैं तो हिचकिचाहट सा होता है। तो कुछ तो करना है हमें डेली बेसिस पे, ताकि ये जो हमारी बीमारी है इसका सॉल्यूशन हो सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है ये रूल। एक रूल मैं आपको बताती हूँ, ये रूल आपको एवरीडे बेसिस पे फॉलो करना है। फर्स्ट L, S, R एंड W, ये 4 चीज आप लोगों को करना है। ये 4 लोगों से आपको मिलना है। सोच लीजिए ये 4 लोग हैं, आपके दोस्त है, और ये 4 दोस्तों के साथ अगर आप हाथ मिला लीजिएगा तो देखिएगा इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल 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 आसान है। तो ये 4 फ्रेंड्स कौन है भाई, चलिए देखते हैं। ये L हो गया आपका लिसनिंग, ये L हो गया आपका लिसनिंग। ये S हो गया आपका स्पीकिंग, R हो गया आपका रीडिंग, और W हो गया आपका राइटिंग। चलिए ये 4 दोस्तों का नाम पता चल गया हमें। एक है आपका लिसनिंग, और ये दोस्तों के साथ, ये 4 दोस्तों के साथ आपको कितना समय बिताना है रोज, चलिए वो भी बोल देते हैं। जैसे डॉक्टर दवाई का खुराक बोलते हैं, दिन में कितना बार, सुबह, शाम, रात। तो चलिए इसका भी खुराक बोलते हैं, इसका समय बताते हैं कि इन 4 दोस्तों के साथ आपको कितना समय बिताना है। ओनली 15 मिनट्स फॉर लिसनिंग, 15 मिनट्स, चलिए इसको अभी नहीं करते हैं, 15 मिनट्स रीडिंग और 15 मिनट्स राइटिंग। बस कुल मिला के अगर आप पूरे दिन में 1 घंटा इस सब्जेक्ट को दे दे और इस 4 दोस्तों के साथ हाथ मिला ले, तो दोस्तों आपका ये सब्जेक्ट आपका गुलाम हो जाएगा। मतलब इंग्लिश आपका गुलाम हो जाएगा, ना कि आप इंग्लिश के सामने झुकेंगे। तो ये आपको फॉलो अप करना है कि एवरीडे बेसिस पे आपको इंग्लिश सुनना है। किससे सुने? गुड क्वेश्चन। आपके दिमाग में अभी यही क्वेश्चन आ रहा है कि मैम इंग्लिश सुने तो किससे सुने? जो इंग्लिश बोल पाते हैं उससे सुनिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं, अगर आपके दोस्त में से कोई ऐसा दोस्त है जो अच्छा इंग्लिश बोल लेता है, उससे सुनिए। वो भी नहीं है तो मेरा चैनल पे आ जाइए, खोल के बैठे रहिए। पहले पहले तो पूरा सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप समझ पाइएगा, व्हेन यू विल अडैप्ट द लैंग्वेज, देन इधर घुसते जाएगा बस। लेकिन आपको क्या करना है, अपना समय देना है। 15 मिनट आप कोई भी इंग्लिश न्यूज चैनल को सुनिए, ये भी एक तरीका है, न्यूज चैनल सुनिए। एंड ट्राई टू फॉलो अप, जो राइटिंग नीचे नीचे मूव होता है उसको फॉलो करने का कोशिश, पढ़ने का कोशिश मत कीजिए। जब आप अपना लिसनिंग वाला स्किल डेवलप कर रहे हैं कि हमको 15 मिनट सिर्फ सुनना है, तो आप सिर्फ सुनिए, आपका ध्यान 100% वहां क्या बोला जा रहा है उस पे रहेगा। आप मेरे चैनल खोलिए, चैनल में जो हम बता रहे हैं आप वो सुनिए, कुछ और कहीं और अपना दिमाग ना डालकर। तो 15 मिनट आप ये दोस्त के साथ बिता लीजिए। 15 मिनट आपको रीडिंग भी करना है। रीडिंग मतलब कुछ भी उठाइए, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, कुछ भी, अपना टेक्स्ट बुक, इंग्लिश न्यूज़पेपर, कुछ भी उठाइए। 15 मिनट घड़ी देख के एकदम कि हमें 15 मिनट इसको रीड करना है, वर्ड्स को तोड़ तोड़ के। अगर आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है तो पर भी आपको ट्राई करना है। एवरीडे 15 मिनट्स,
ऑलराइट। और भैया राइटिंग, ये भी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों हम बता रहे हैं? योर राइटिंग कैन इम्प्रेस एनीबडी। अगर आपका राइटिंग अच्छा हो, भैया आपका अगर राइटिंग अच्छा नहीं हो तो आपको समझ लेना है कि आप कितनों भी क्वालिफाइड हो, आप में कुछ भी गुण आ जाए, लेकिन आप अगला को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि राइटिंग ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। आप अपना राइटिंग से अपने टीचर को इम्प्रेस कर सकते हो, अपने बॉस को भी इम्प्रेस कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम टेलिंग यू? एक बच्चा उनमें मॉडरेट नॉलेज है, मीन्स एवरेज स्टूडेंट, ओके, लेकिन राइटिंग बड़ा अच्छा है, इतना सुंदर से प्रेजेंटेशन करता है एग्जामिनेशन का आंसर शीट में, टीचर खुश। ऑब्वियसली टीचर खुश होके उसको अच्छा नंबर देगा। और एक तरफ आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन आंसर शीट में खिचड़ी बना दी है। खिचड़ी समझते हैं ना? तो अगर आप खिचड़ी बना देते हो तो टीचर का दिमाग भी खिचड़ी हो जाएगा और आपका मार्क्स भी खिचड़ी जैसा ही आएगा। सो ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सो आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है। कर्सिव अगर ना भी हो तो आपको रनिंग हैंड में अपना राइटिंग प्रैक्टिस करना है। वैसे कर्सिव इज अ फॉर्म जिसमें हम लोग कर्व जैसा अल्फाबेट्स लिखते हैं। ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल। ऑलवेज जब आप बोर्ड के एग्जाम पे बैठे हुए हो, वहां पर अगर आप कर्सिव लिखने जाओगे तो देखा जाएगा भैया 50 नंबर आप कंप्लीट नहीं कर पाए और आपका टाइम ओवर। गलत बात है, गलत है। आप अपना राइटिंग सुधारो। चाहे आप कर्सिव लिखो, चाहे आप कर्सिव ना लिखो, लेकिन जो लिख रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। एंड आपको स्पीड में भी लिखना है, बिकॉज आपको उतना समय नहीं मिलेगा। जब भी आप कुछ लिख रहे हैं कम समय में आप अच्छा लिख ले, बस यही प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, तो चलिए 3 दोस्तों से आप लोगों को मिला चुके हैं। अब चौथा वाला है स्पीकिंग। तो भैया किसके साथ करना है? बोलना किसके साथ है? किसी के साथ भी बोलिए, किसी के साथ भी बोल लीजिए, लेकिन बोल लीजिए घर में कोई नहीं है, मैम दोस्त नहीं है, दोस्त भी उतना पढ़ा लिखा नहीं है, परिवार में भी ऐसा कोई नहीं है मैम जो मेरे साथ इंग्लिश बोल पाएगा, मैं समझ सकती हूँ, या फिर कोई भी नहीं है, राइट? आपके घर में आईना होगा, आपके घर में आईना तो होगा, मिरर, जिसमें हम लोग रोज अपना चेहरा को देखते हैं, अपने आप को संवारते हैं। चले जाइए आईना के पास, वो है आपका दोस्त। और सबसे बड़ा दोस्त वही इज द बेस्ट फ्रेंड। व्हाई यू नो? आप जितने देर तक चाहोगे अपने आप से बात कर पाओगे। अपने आप को, खुद को आईना में देखिए और फिर खुद को क्वेश्चन कीजिए इंग्लिश में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कम ऑन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आप शुरू हो जाइए। ठीक है? कुछ व्हाट डिड यू डू टुडे, टेल मी योर डेली रूटीन, व्हाट यू हैड इन योर लंच। अपने आप को सवाल कीजिए और खुद आंसर कीजिए, नॉट इन हिंदी, इन इंग्लिश। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत रीडिंग तो आ जाता है। अब अगर ऐसे कोई बंदे हैं जिसको रीडिंग भी नहीं आता है, हो ही सकता है, इट्स वेरी नेचुरल, ओके, वेरी कॉमन थिंग कि मैम हमको रीडिंग भी नहीं आता है। तो भाई आप मेरा थंबनेल देख के कैसे घुस गए हो चैनल में? ऐसा कोई आजकल के दिन में अगर आप मोबाइल ऑपरेट कर रहे हो तो इसका मतलब आपको समझना है यू नो रीडिंग, आपको रीडिंग आता है, थोड़ा बहुत आता है लेकिन आता है। आप 0 लेवल में ही है, उससे नीचे आप नहीं हो, राइट? अगर फिर भी चलिए आप उससे भी नीचे हैं तो भैया जाइए कोई स्कूल में भर्ती हो जाइए, लोअर क्लासेस से शुरू कीजिए। इसमें कोई शर्म का बात नहीं है, जहां पर आपको बैठना है, वर्ड्स को सीखना है। वैसे मेरे वीडियो अगर फॉलो कीजिएगा
तो जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी थोड़ा बहुत समझ लेगा, बाकी 0 लेवल से तो आप समझ ही लेंगे, राइट। तो चलिए, ये 4 दोस्तों से तो हमारी मुलाकात हो गया। अब आगे क्या करना है? इंग्लिश का बेसिक के बारे में भी तो कुछ सीखना है कि नहीं सीखना है? क्या है इंग्लिश, कहाँ से आया, ये जो भाषा हम बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, चलिए उससे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज साउंड, दैट इज साउंड। तो पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है साउंड। मतलब अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग विथ यू, ये जो मैं बात कर रही हूँ, जो भाषा बोल रही हूँ, जो वर्ड्स बना रही हूँ, ये मेरे यहाँ से लेके यहाँ से मेरा निकल रहा है आवाज बन रहा है तो निकल रहा है, जिसको हम लोग साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिकुलेटरी सिस्टम, ये पूरा सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिकुलेटरी सिस्टम। तो ये आर्टिकुलेटरी सिस्टम क्या है, चलिए ये हम लोग थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझेंगे, नहीं तो ये पूरा थोड़ा सा एडवांस लेवल का स्टडीज हो जाएगा। तो अभी आपको थोड़ा सा ही ज्ञान लेना है कि ये साउंड क्या है, कहाँ से बन के निकलता है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक डायग्राम। आशा करती हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो दिस इज द नोज, और यहाँ हो गया आपका लिप, ठीक है, जिससे हम लोग बात करते हैं, जहां से हम लोग का शब्द मतलब ध्वनि साउंड निकलता है। तो ये जो सिस्टम है जिसमें हम लोग ये जो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे निकलता है, कौन कौन से पार्ट्स हमारा इसमें यूज होता है। पार्ट्स मतलब हमारा जो गला में जो है वोकल कॉर्ड्स रहता है, ओके, आवर लिप्स, आवर टीथ, आवर टंग, all these are responsible for the creation of different sounds. So यहाँ फिर आपका नाक, नोज, मतलब कि upper palate, lower palate, everything is responsible for producing the sound. तो ये पूरा सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? आर्टिकुलेटरी सिस्टम, ओके। तो ये पूरा सिस्टम यही दर्शाता है, मतलब यही बताता है कि साउंड कैसे निकलता है, कौन सा साउंड, मतलब कौन सा साउंड निकलेगा, ये भी तो हमें जानना है। वावल्स, कॉन्सोनेंट, मतलब ये जो हमारे निकलते हैं, हम वर्ड्स बनाते हैं, ये सब निकलते हैं यहाँ पर। ये पूरा सिस्टम है, और थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे कि वावल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। इसीलिए मैंने ये डायग्राम ये हम बनाए, इसलिए क्योंकि मुझे समझाना है कि वावल्स कॉन्सोनेंट से कैसे अलग है। तो चलिए वो समझते हैं पहले। तो इंग्लिश अल्फाबेट, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा अल्फाबेट्स। साउंड के ठीक बाद आता है अल्फाबेट्स, ऑलराइट। साउंड के ठीक बाद आता है अल्फाबेट। ओके, इसमें आता है वावल्स और कॉन्सोनेंट्स। वावल्स और कॉन्सोनेंट्स ये हम सबको पता है। वावल्स और कॉन्सोनेंट्स, तो इतना हमें पता है कि वावल्स कौन कौन कितने हैं, कितने लेटर्स को हम लोग वावल्स बोलते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 लेटर यहाँ हो गया आपका वावल्स। और बाकी के 21, मतलब इन अल्फाबेट्स वी हैव 26 लेटर्स। अल्फाबेट्स कितने हैं? 26 इन नंबर, दे आर 26 इन नंबर, जिसमें से 5 हमारे हो गए वावल और 21 हो गया कॉन्सोनेंट्स। 21 हो गया कॉन्सोनेंट्स। अब दोनों में अंतर क्या है और ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया, यही आपको समझाना है। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। आप बोलिए
A, B, C, D, E। 5 लेटर्स लेते हैं, राइट। A, B, C, D, E। अब आपको ये समझना है, जैसे कि पहला जो लेटर हम लोग प्रोनाउंसिएट किए A, चलिए बोलिए A, ओके। अब A बोलने में देखिएगा, ना ही हमारा नोज, ना ही हमारा टंग, ना ही हमारा लिप्स, ना ही गला में कुछ प्रेशर महसूस कर रहे हैं। मतलब हमारे ये जो पार्ट्स है, गला में, टंग या फिर नोज, कुछ भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं A, E, I, O, U। ये हवा जो निकल रहा है, हवा के साथ साउंड भी निकल रहा है। लेकिन आप कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंसिएट कीजिए, बोलिए B, देखिए दोनों लिप सट गया, B, C, दांत सट गया, D, सट रहा है, F, देखिए G। तो ये सब में यूज हो रहा है। यहाँ पर जितना भी पार्ट्स है सबका यूज कब होता है? कॉन्सोनेंट में, जब हम लोग कॉन्सोनेंट वाला उच्चारण करते हैं। लेकिन जब हम लोग वावल वाला उच्चारण करते हैं, मतलब A, E, I, O, U के लिए हमें ये सब पार्ट्स का यूज नहीं करना पड़ता है। दैट्स द डिफरेंस। मतलब इसीलिए वावल्स को अलग रखा गया, राइट। अब हम लोग सीखेंगे कि ये जो साउंड है इसको पर्टिकुलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं। हम लोग पर्टिकुलरली बोल सकते हैं फोनेटिक्स। हम लोग पर्टिकुलरली क्या बोल सकते हैं? फोनेटिक्स। तो ये फोनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, स्टडी ऑफ साउंड, ओके। स्टडी ऑफ स्पीच साउंड या फिर साउंड, ये स्टडी होता है कि हम जो साउंड निकाल रहे हैं, ठीक है, उसको विस्तार से जब हम लोग स्टडी करेंगे, उस स्टडी को कहते हैं फोनेटिक्स, ओके। उस स्टडी को फोनेटिक्स कहते हैं। तो फोनेम्स किसे कहते हैं? कभी कभार तो सुना ही होगा। फोनेम्स क्या है? फोनेम्स 44 टाइप्स का होता है, वो है साउंड। देयर आर 44 टाइप्स ऑफ साउंड। सही बात चल रहा है आपके दिमाग में कि मैम 26 जब लेटर है, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर है, ठीक है, तो भाई ये 44 गो फोनेम्स कहां से आ गया? फोनेम्स कहां से आ गया, राइट? सोचने वाली बात है। आप भी सही सोच रहे हो, तो भैया इसका आंसर भी हम ही को बताना है। तो ध्यान से सुनिए, अल्फाबेट्स आपका 26 है, मैं मानती हूं, लेकिन इसका सब मतलब ध्वनि जो साउंड होता है ना, वो उससे ज्यादा कैसे हो सकता है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, ओके। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। हम लोग साउंड में ही है, तो इसको ही थोड़ा विस्तार से हम लोग समझते हैं, ओके। तो ये जो है CH, ठीक है, CH, इसका उच्चारण हम क में भी कर सकते हैं, इसका उच्चारण हम च में भी कर सकते हैं। यस, क में भी कर सकते हैं, च में भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम लिखते हैं केमिस्ट्री, आ रहा है CH, लेकिन बोल क्या रहे हैं? केमिस्ट्री। सो यहां उच्चारण क्या आ रहा है? क। CH का उच्चारण क्या आया? क। लेकिन अगर हम ये लिख देते हैं चौक, यहां भी CH है, लेकिन यहां का उच्चारण क्या है? च। चौक बोलते हैं ना, चौक, कॉक नहीं बोलते हैं, चौक, ओके। तो यहां भी CH है और यहां भी CH है, लेकिन दोनों का उच्चारण देखिए अलग अलग है। समझ में आया? आशा करती हूँ कि यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए हैं। तो इस तरह बहुत सारे अलग अलग चीज भी है
जहां पर थोड़ा बहुत साउंड का मतलब अलग अलग साउंड बन जाता है, तो दैट्स वाई 26, अगर अल्फाबेट्स 26 है तो हमारा जो फोनिम्स है, फोनिम्स 44 होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं फोनिम्स, वो है 44, लेकिन अल्फाबेट है 26। ठीक है, फोनिम्स है 44, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट जैसे कि मैंने आपको बताया और आप खुद भी जानते हैं 26 है। ठीक है, तो इसी तरह अल्फाबेट 26 होने के बावजूद हमारा जो फोनिम्स मतलब साउंड जो है वो 44 आ जाता है, क्योंकि कुछ साउंड डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगह में यूज होता है। जो आपको अभी एग्जांपल दिए ना केमिस्ट्री और चॉक का, उसके बारे में सोचिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। साउंड हो गया। अब साउंड के बाद हम पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या आता है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, साउंड आता है सबसे पहले, उसके बाद आता है आपका अल्फाबेट, उसके बाद अल्फाबेट के बाद आपका आता है अल्फाबेट, या फिर इसको हम लोग लेटर्स भी बोल सकते हैं, लेटर। उसके बाद आता है आपका वर्ड, उसके बाद आपका आता है सेंटेंस, और उसके बाद आता है हमारा स्पीच, या फिर हम पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। तो भैया हमें यहां तक पहुंचना है, शुरुआत यहां से कर चुके हैं और पहुंचना है यहां तक। मेहनत है और मेहनत आपको करना है। ठीक है, तो ये सब चीज में भैया कोई शॉर्टकट नहीं होता है गाइस। ठीक है, कभी भी कहीं पर भी शॉर्टकट लेने मत जाइए। अगर चीज को एकदम निचले हिस्से से मतलब एकदम बेसिक से सीखिएगा ना, तो इतना अच्छा से समझ में आएगा और आप भी किसी को सिखा सकोगे। ऐसे पढ़ो कि आप भी ये जो सब्जेक्ट मैटर है आप भी किसी दूसरे को सिखा पाओगे। तो चलिए साउंड के बारे में तो हम लोग काफी कुछ सीख गए हैं, तो अब चलते हैं अल्फाबेट की तरफ। अल्फाबेट, तो अल्फाबेट में हम लोग दो कंडीशन में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक है आपका रिटन और एक है आपका ओरल। एक है रिटन और एक है ओरल। तो रिटन को भी फिर से हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। रिटन में हम लोग का है कैपिटल, और यहां पर है कैपिटल और यहां पर क्या है स्मॉल। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई थिंक यू ऑल नो दिस थिंग्स। ओके, कैपिटल का मतलब होता है ABCDE, मतलब कैपिटल फॉर्म ऑफ अल्फाबेट विच वी ऑल नो, A to Z, जो कैपिटल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। अच्छा, स्मॉल फॉर्म भी आपको पता ही होगा, व्हेन वी राइट द स्मॉल फॉर्म्स ऑफ द लेटर्स। ये हो गया आपका स्मॉल फॉर्म A to Z। ओके, तो ये हो गया भैया रिटन वाला काम। तब ओरल में क्या आएगा, अभी हम लोग बात किए, ओरल में एक आएगा आपका वॉवल और एक आएगा आपका कॉन्सोनेंट। वॉवल और कॉन्सोनेंट, चलिए थोड़ा अच्छा से लिखते हैं इसको। आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। वॉवल और ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट। तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में कि वॉवल हो गया 5 और कॉन्सोनेंट हो गया 21 एंड ऑल टोटल 26 लेटर्स आर देयर। तो ये हो गया अल्फाबेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए ये सब आप समझ चुके होंगे, यस और नो, समझ गए। चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं
और चलते हैं, ये हो गया आपका साउंड, ये हो गया आपका अल्फाबेट या फिर लेटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलिए ये वर्ड्स क्या है, वर्ड्स क्या है, शब्द। हम बोलते हैं ना शब्द, ये क्या है वो समझते हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद आ जाइए वर्ड्स में। अब साउंड हो गया, साउंड हमारे गला से निकलने वाला जो ध्वनि होता है वो हो गया साउंड। उससे बन गया अल्फाबेट, ABCDEF, साउंड निकला तो अल्फाबेट बना। अब मान लीजिए कि यही अल्फाबेट्स ग्रुप ऑफ लेटर्स या फिर ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स join together, one or more alphabets join together, group of alphabets, and when they have a particular meaning, उसका कुछ मतलब होना चाहिए। मतलब ऐसे ही नहीं कि कुछ सारे लेटर्स को आप एक साथ जोड़ दिए और बोल दिए मैम बन गया वर्ड, नहीं होता है ऐसे, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम यही पेन का एग्जांपल ले लेते हैं, PEN, तो यहाँ पर देखिए 3 लेटर्स 1, 2 and 3 लेटर्स आर ज्वाइन टुगेदर। ये 3 लेटर एक साथ ज्वाइन हो रहा है तो एक वर्ड बन रहा है, एक शब्द बन रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप ऐसे कुछ भी लिख दिए PPQROOT, क्या इसको आप लोग वर्ड बोल पाइएगा? नो, एंटायरली रॉन्ग। नहीं, लेटर्स ज्वाइन तो होगा लेकिन उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि वो एक वर्ड बना है। अंडरस्टूड? एक कमाल का वर्ड आपको बताते हैं, एजुकेशन। ये एक ऐसा वर्ड है, एजुकेशन, ये एक ऐसा वर्ड है, फोकस कीजिए, कमाल का एक वर्ड लिखे हैं यहाँ पर, एजुकेशन, और इसी के ऊपर सारा कुछ रहता है निर्भर, ठीक है। अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आप अभी जो हम आपको दे रहे हैं दैट इज एजुकेशन, आप ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो, मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। अब इस वर्ड में एक कमाल का चीज है, वो है, आप गौर कीजिए, इस वर्ड में सारे 5 वावल्स है, सारे 5 वावल्स है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? चलिए देखते हैं, AEIOU, है ना, कमाल का वर्ड, एक बहुत ही सुंदर वर्ड जिसमें पांचों का 5 वावल्स यूज होता है, दैट इज एजुकेशन। और भी वर्ड्स है लेकिन सबसे सुंदर वर्ड जो इस टॉपिक को रिलेट भी करता है, तो ये वर्ड ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर हम 5 वावल्स यूज करते हैं। और यहाँ पर भी देखिए कितना को लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 लेटर्स टुगेदर दे आर मेकिंग वन वर्ड। तो कहने का मतलब है लेटर्स जब ज्वाइन होके वर्ड बनता है, लेकिन तभी बनता है जब उसका पर्टिकुलर कोई मीनिंग रहेगा, मतलब रहेगा, शब्दार्थ रहेगा, then only we can say that that is a word. Okay? Alright. Moving to the next one. Word हमारा हो गया complete. अब आते हैं सेंटेंस पे। भैया सेंटेंस क्या है ये तो सीख लिए, अब वर्ड को भी, अगर बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ ले लीजिए और उसको ठीक फॉर्मूला में फ्रेम कीजिए। ऐसे नहीं कि आप सारे वर्ड्स को एक साथ जोड़ दिए और बोल दिए कि मैम बन गया मेरा सेंटेंस। नहीं, सेंटेंस कब बनता है? जब वर्ड्स ज्वाइन होते हैं और फिर सेंटेंस बनता है। और इसका भी यहाँ भी सेम फॉर्मूला, देयर शुड बी अ पर्टिकुलर मीनिंग, देयर शुड बी, द सेंटेंस शुड बी कंप्लीट, और उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, राइट। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, she brought
शी ब्रॉट द बुक, शी ब्रॉट द बुक। ये एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो कितना वो वर्ड्स है, 4 वर्ड्स है, बेसिकली 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 वर्ड्स है, 4 वर्ड्स ज्वाइन हो गया और फिर एक सेंटेंस बन गया। लेकिन बहुत सावधानी यहाँ पर हमें बरतनी चाहिए, क्योंकि इसका भी एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा सेंटेंस बनाते वक्त कि पहले आप सब्जेक्ट लिखे, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न में आपको सेंटेंस बनाना है। अगर आप ऐसे लिख देते द बुक ब्रॉट सी, माइंड इट, अगर आप ऐसे लिख देते द बुक ब्रॉट सी, चलिए मैम ने बोला कि वर्ड्स को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर एक सेंटेंस बन गया, तो क्या हम लोग इसको सेंटेंस बोलेंगे? ऑब्वियसली नॉट, नो, नेवर। इसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो है ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अरे भाई, इसको अपना जगह में ले जाओ। आपको अगर अपने घर से दूर कहीं और रख दिया जाए, क्या आप वहां के माहौल के साथ एडजस्ट कर पाओगे? आई थिंक नो, नहीं कर पाएंगे। तो वैसे एक चैप्टर इसी के ऊपर रहेगा मेरा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका सेंटेंस का, सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो भैया सब्जेक्ट है क्या, ये तो हमें समझना है। तो चलिए थोड़ा बहुत समझते हैं कि सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में सेंटेंस बोला जा रहा है। मेन, जो मेन है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिसकी जिन लोगों के या फिर कोई वस्तु के बारे में, कोई जगह के बारे में, वो होता है सब्जेक्ट। यहाँ पर बोला गया है, चलिए सीख हटा के यहाँ पर एक नाम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नाम लिख देते हैं। लेट्स राइट रंजना, लेट्स राइट रंजना। रंजना ब्रॉट द बुक, रंजना बुक लाया, रंजना बुक लाया। तो यहाँ पर देखिए किसके बारे में बोला जा रहा है? रंजना के बारे में। किसके बारे में बोला जा रहा है? रंजना के बारे में। सो रंजना जो है यही तो मेन है, मेन हीरोइन ऑफ द सेंटेंस। तो जो मेन होगा ना वही होगा सब्जेक्ट, दिमाग में घुसा लो, ठीक है। जो पूरे, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट नहीं रहा, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि रंजना यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रॉट द बुक, आपका सेंटेंस पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसके बिना सेंटेंस होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? पहले ये समझना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट। अब आते हैं इसमें ब्रॉट, वर्ब। वैसे इसमें भी एक वीडियो रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा कि वर्ब किसे कहते हैं। अगर वर्ब हमें मालूम नहीं तो हम सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पाएंगे। अगर वहां पर कोई बच्चा रो रहा है लेकिन रोने का इंग्लिश हमें नहीं पता, कोई बच्चा खेल रहा है, अरे इंग्लिश में खेलना को क्या बोलता है? वो पेपर पढ़ रहा है, पेपर पढ़ रहा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? समझना है हमें, ठीक है। यही जो क्रिया है, आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, क्रिया, ठीक है, वर्ब उसी को कहते हैं। एक्शन वर्ड्स, कोई भी काम करना जिसमें कोई काम आप कर रहे हो, रीडिंग, राइटिंग, जंपिंग, ईटिंग, क्राइंग, लाफिंग, रनिंग, कमिंग, गोइंग, ये सब होता है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब क्या है वो उसके ऊपर एक क्लास मैं जरूर दूंगी। अभी यहाँ पर समझिए कि वर्ब वो है जो एक्शन वर्ड्स है, मतलब कोई भी काम करना दर्शाता है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी काम हो। तो यहाँ पर बुक ले आना वो भी तो एक काम है, तो ये हो गया वर्ब।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछिए, तब आपका निकल जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या क्वेश्चन पूछा है? ब्रॉट, ब्रॉट मतलब ले आया। क्या? व्हाट? आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अपने आप को वो क्वेश्चन पूछो, ले आया, क्या ले आया, और जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज द ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब है जब वर्ड्स ज्वाइन होते हैं और उसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है तो ही भैया सेंटेंस बनता है। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस नहीं बनता। इसका डेप्थ में भी हम जाएंगे किसी दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब सेंटेंस तो हो गया। अब सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस मिलके क्या बनता है अभी जो हम बोल रहे हैं। ओके, when I am talking with you, when I am teaching you, today I am teaching the basic of English and you all should follow what I have taught today. ये जो मैंने बात बोला ये है स्पीच। ठीक है, ये है स्पीच। तो यहाँ पर डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने यूज किया। I am teaching, you are learning, you are understanding. Okay, you should follow my video, you should practice English. ये सब जो सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं तो स्पीच के द्वारा एक स्पीच बन जा रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे सेंटेंस जब टुगेदर आ जाता है, मतलब एक साथ बहुत सारे सेंटेंसेस को हम लोग एक साथ बोलते हैं, रिलेट करते हैं, देन इट बिकम्स पैराग्राफ। बोले थे ना हमें यहाँ तक पहुंचना है, पैराग्राफ या फिर स्पीच। अगर लिखते हैं तो पैराग्राफ बन जाता है, अगर बोलते हैं तो स्पीच बन जाता है। हम बोल रहे हैं तो ये स्पीच है, अगर यही चीज हम पेपर में लिख देंगे तो पैराग्राफ बन जाएगा। समझ में आया या फिर सब ऊपर जा रहा है? अगर नहीं आया दोबारा सुनो, तीसरा बार सुनो, लेकिन सुनो जरूर, क्योंकि एक बात का खास ख्याल दोस्तों आप लोगों को रखना पड़ेगा। हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है, ये बहुत ही जरूरी है। हिंदी सीखना, लर्न करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जब ग्लोबलाइजेशन हो गया है, मतलब हम बाहर के देश से जुड़ चुके हैं, तो हमें इंग्लिश भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए इसका भी हम कारण आपको बता रहे हैं। आपको कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया और बॉस ने आपको बोला कि भैया चलो एक रिपोर्ट बना के भेज दो, क्या आप हिंदी में लिखोगे वो रिपोर्ट? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप जिनको भेज रहे हैं उनको तो हिंदी पता ही नहीं। ओके, तो आपको अच्छा से इंग्लिश में फॉर्मेटिकली वो लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो इंग्लिश इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश या फिर हम बाहर के देशों से जुड़ चुके हैं। और भी एक कारण है, मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं घूमने, वहां का भाषा आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन यू कैन यूज इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। अगर आपके बच्चे, बहुत सारे मैडम हैं जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जब वो ही बच्चे को होमवर्क मिलता है स्कूल से, तो पेरेंट्स क्या उसको मतलब नहीं करवा पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज इन इंग्लिश। तो यही नॉलेज बढ़ाना है दोस्तों, ना अपने डिक्शनरी में नहीं रखना है, नॉलेज बढ़ाते जाइए। इंग्लिश कोई मतलब जो बोलते हैं डिफिकल्ट है, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो। जैसे बोले ना, अपने 4 फ्रेंड्स उनसे मिलते रहो एवरीडे, अपने लाइफ का 1 घंटा दे दो और देखिएगा 2-3 महीने में आप कितना इम्प्रूवमेंट आप में बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाला है। ऑलराइट, तो इंग्लिश सबको सीखना है और इंग्लिश इसलिए ही जरूरी है कि अगर आप सीख लेते हो तो आप खुद अपने बच्चे को गाइड कर पाओगे। कोई जॉब इंटरव्यू में गए, वहां पर भी क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। अच्छा, एक सवाल है कि मान लीजिए कि आपसे कोई इंग्लिश में बहुत मतलब फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहा है, तो उस हिसाब आप क्या कीजिएगा, उस समय
आप क्या कीजिएगा, क्योंकि आपका इंग्लिश तो उतना स्ट्रांग है नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका एक टेक्निक आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप उन्हें रोकेंगे नहीं, आप उन्हें टोकेंगे भी नहीं। चलो झाड़ो इंग्लिश, जितना झाड़ सकते हो झाड़ लो, और आपको क्या करना है, फॉलो करो। वो क्या बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इंग्लिश बोल पाए चाहे नहीं बोल पाए, आपको समझ में आना चाहिए, और वो बहुत सारे लोगों को आते भी हैं। आप जब समझ गए हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं इंग्लिश में बोल दिए, चलो भाई अब बंद करो भाषणबाजी। आपको क्या करना है, आप उनको हिंदी में जवाब दीजिए। गलत इंग्लिश वहां पर नहीं बोलना है, आप शुद्ध हिंदी में जवाब दीजिए। इससे अगला को ये पता चल गया कि आप गधे नहीं हो, राइट। वी आर नॉट इलिटरेट। वो जो बोले हमें समझ में आया तभी तो हम आंसर कर रहे हैं, राइट। हम समझे तो ना हम आंसर कर रहे हैं। अगर हम कुछ भी नहीं बोले इसका मतलब हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। तो इसीलिए आपका लिसनिंग स्किल जो है वो बहुत ही मजबूत होना है। बोले ना आपको लिसनिंग वाला दोस्त से भी मिलना है। सुनते सुनते मजबूत करो अपना लिसनिंग स्किल, बहुत काम में आ जाएगा, ठीक है। तो आज जैसे कि ये सब चीज आप लोग इस क्लास में सीख गए हो, ठीक है। तो अगले क्लास के लिए वेट कीजिए, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगी कि ये जो सेंटेंस है इसको हम लोग कैसे छोटे छोटे सेंटेंस को कैसे बना लेंगे खुद से। मतलब जब कहीं पर भी हम लोग एक आध लाइन इंग्लिश बोल देते हैं ना, तो बहुत गर्व सा महसूस होता है, ठीक है। सो वही आपको सिखाएंगे मेरे अगले वीडियो में कि आपको सेंटेंस किस तरह फ्रेम करना है, ठीक है। तो चलिए, अभी तक अगर आप लोग सिर्फ देख ही रहे हैं तो ये बहुत ही नाइंसाफी है आप लोगों का। चलिए लाइक बटन दबाइए। अब देख ही लिए हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे ग्रुप्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इंग्लिश का ये बेसिक ज्ञान पता चले, ठीक है। वो भी समझ पाए, वो भी सीख ले। तो मैं चाहती हूँ मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, लोगों तक पहुंचे और लोग इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन एक कॉपी में जो कुछ भी पढ़ाया गया वो सब आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और वेट कीजिएगा मेरा अगला वीडियो के लिए, ठीक है। तो चलिए, आज यहीं पर मैं कंक्लूड करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।